तो अब हम समझने वाले हमारा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन रोहिलाला मंडेला, चैप्टर नंबर 2। तो आप सोचेंगे कि ये चैप्टर के राइटर और ये चैप्टर का टाइटल सेम कैसे है। एक्चुअली में जो आपका ये चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक है, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिए गए हैं जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। और हम समझने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था उस टाइम में और क्या क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके लिए हैं वो मेंशन की हुई है यहाँ पे, तो हम समझेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके यहाँ पे राइटर दे रखे हैं नेल्सन रोहिलाला मंडेला, यही इसके चैप्टर के राइटर हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऑटोबायोग्राफी है तो पूरा का पूरा चैप्टर इन पे बेस्ड है, नेल्सन मंडेला के ऊपर है पूरा का पूरा चैप्टर। उन्होंने अपने इंसिडेंट से शेयर करे हैं जो उनके साथ हुआ, जो टाइम जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, वो सब चीज़ें उन्होंने शेयर की है। तो हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में क्या क्या होगा। तो फर्स्टली आप आइडिया लीजिए चैप्टर का कि चैप्टर में होता क्या है। वो बताएंगे हमें कि जब वो अपॉइंट किए गए थे एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उनको कैसा फील हुआ, तो आसपास का क्या एटमॉस्फेयर था। वैसे आपके लिए ये चीज़ जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को पता भी होगा कि नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा पहले वो अपॉइंट किए गए थे एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और उन्होंने किस चीज़ के अगेंस्ट फाइट किया था, उन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया था। अब आप पूछेंगे कि अपार्थीड सिस्टम क्या होता है। अपार्थीड सिस्टम वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे जो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको उन्होंने फाइट किया है और उससे साउथ अफ्रीका को फ्री करा है। तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, पूरा का पूरा उनका जो जर्नी है वो बेस्ड है। तो वो हम आगे समझने वाले हैं। नाउ देखिए थीम ऑफ द चैप्टर, जो हम समझते हैं हमेशा, थीम देख लीजिए चैप्टर का क्या है। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये जो चैप्टर है ऑटोबायोग्राफी है किसकी, नेल्सन मंडेला की। और ये जो नेल्सन मंडेला जी हैं ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। इट इज़ अ सैगा ऑफ ग्लोरियस स्ट्रगल दैट द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका वैग्ड अगेंस्ट द अपार्थीड रेन टू गेन फ्रीडम। अब ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्ट्रगल है, जो पूरा का पूरा उन्होंने जो स्ट्रगल किया था किसके अगेंस्ट, अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट, जो कि था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसके अगेंस्ट उन्होंने फ्रीडम पाने के लिए, ठीक है, उन लोगों ने जो उनके साथ में हो रहा था गलत, उसके अगेंस्ट उन्होंने फ्रीडम पाने के लिए जो पूरा स्ट्रगल किया था वो है यहाँ पे। It starts with the ceremonial installation of the first democratic government of South Africa. This chapter tells us about Nelson Mandela's views about freedom, peace, equality, humanity. तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होगा जब उनको अपॉइंट किया जा रहा था, जब वो अपॉइंटेड थे और जो पूरी सेरेमनीज हुई हैं, जब वो प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट शो हुई, किस तरीके से उनको सम्मान मिला, वो सब पहले बताया जाएगा। और उनके व्यूज़ बताए जाएंगे किस पे, फ्रीडम, दैट इज़ आज़ादी के ऊपर, पीस के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर और ह्यूमैनिटी के ऊपर। ठीक है, इंसानियत के ऊपर, शांति के ऊपर, इक्वालिटी मतलब एकता के ऊपर, फ्रीडम यानी कि आज़ादी के ऊपर जो उनके व्यूज़ हैं वो हमें पता चलेंगे कि उनका क्या मानना है, क्या वो अपने थॉट रखते हैं, क्या अपने व्यूज़ रखते हैं। ठीक है, तो ये हम समझने वाले हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें वो कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। इंसिडेंट अपनी एडोलेसेंस के। अब एडोलेसेंस क्या होती है, एडोलेसेंस एज होती है जो आपकी टीन एज होती है, उसको कहते हैं एज अ एज ऑफ एडोलेसेंस कहते हैं। 11 से लेकर 19 साल तक की जो आपकी एज है, 13 से लेकर के 19 साल तक की जो आपकी एज होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, तो तब उनका क्या माइंड प्रोसेस था, तब उनका क्या थॉट प्रोसेस था, वो यहाँ पे शेयर किया गया। फिर एज अ स्टूडेंट उनका क्या थॉट प्रोसेस था, मतलब 30 साल उनकी जो जर्नी रही है लाइफ की वो शेयर करेंगे। और उनको अरेस्ट भी किया गया था। ठीक है, उनको अरेस्ट भी किया गया था, उन्होंने जेल में भी काफ़ी अपने दिन काटे हैं, वो सारे इंस्टेंसेस अपने साथ में शेयर करने वाले हैं। देखिए, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट मंडेलास चाइल्डहुड। अब हमें उनकी चाइल्डहुड के बारे में बताया जाएगा, उनके बचपन के बारे में बताया जाएगा, एडोलेसेंस के बारे में बताया जाएगा। 30 years of his prison, his life journey as a freedom fighter. As a freedom fighter, prison में मतलब जेल में, कैद में उनकी जो लाइफ जर्नी है, एंड हिज लाइफ जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर, उनकी जो जेल के अंदर जो लाइफ जर्नी थी वो बताई जाएगी, वो हम समझेंगे। ठीक है, मंडेला पेज हिज ट्रिब्यूट टू those black heroes and patriots who sacrificed themselves for the freedom of South Africa.
अब वो हमें ये भी बताएंगे कि मंडेला, जो नेल्सन मंडेला जी थे, उनसे पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो ब्लैक हीरो थे, मतलब जो ब्लैक स्किन पीपल थे, जिन्होंने इसके अगेंस्ट, जो अपार्थाइड सिस्टम है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अगेंस्ट जो फाइट किया था, उन हीरोज़ के बारे में भी हमें पता चलेगा, उनके नेम पता चलेंगे और वो कौन कौन थे, जो ट्रू डायमंड्स थे एक्चुअल में जो साउथ अफ्रीका के जो ट्रू डायमंड्स थे, उनके बारे में पता चलेगा, जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी फाइट करते करते, ठीक है, स्ट्रगल करते करते, वो हमें पता लगेगा। नेल्सन मंडेला गिव्स मैसेज ऑफ पीस, लव एंड यूनिटी टू मैनकाइंड। वो हमें क्या मैसेज देंगे? लव का, पीस का, प्रेम, शांति, यूनिटी, ठीक है, एकता, टू मैनकाइंड, पूरे के पूरे जो ह्यूमन है नेशन के, उनको एक मैसेज देंगे। ही वॉन्ट्स टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, स्लेवरी, सफरिंग्स, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? भेदभाव, ठीक है। तो वो अपनी जो कंट्री है उसको फ्री करना चाहते हैं। उनका जो मोटो था मेन, वो क्या था? अपनी कंट्री को स्लेवरी, ठीक है, जो कि काम करते हैं लोग, जो स्लेव्स होते हैं ना, स्लेव्स कहते हैं मजदूरी, ठीक है, स्लेवरी, और जो सफरिंग्स थी, पॉवर्टी, गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था, जो इतना ज़्यादा ब्रूटली जो व्यवहार किया जाता था जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनके साथ में, इन सब चीज़ों से, ऑपरेशन किसे कहा गया है? अत्याचार, जो अत्याचार करने वाला जो होता है, वो अत्याचार सहने वाला, अत्याचार को कहा गया है। तो अत्याचार से जो वो लोग सफ़र कर रहे थे, ठीक है, जो वो लोग बर्दाश्त कर रहे थे, सफरिंग्स क्या, जो उनकी बर्दाश्त कर रहे थे वो उस टाइम पे ब्लैक स्किन पीपल, इस सब चीज़ों से, इन सब पूरी की पूरी सफरिंग्स, पूरा का पूरा जो इनका साथ में उस टाइम पे हो रहा था, उस टाइम पे उस सब से ये हमें फ्री करवाएंगे। कैसे? ये बताया जाएगा कैसे वहाँ के लोग इस सब से फ्री हुए। दिस चैप्टर शोज दैट मंडेलाज इज़ अ ट्रू पैट्रियट हु बिलीव इन लव, पीस, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। अब इस चैप्टर में क्या पता चलेगा कि नेल्सन मंडेला एक ट्रू सिटीजन थे, एक ट्रू लीडर थे, एक सही अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, प्रॉपर एक लीडर थे, जैसा कि होना चाहिए एक्चुअल में एक फ्रीडम फाइटर को, एक लीडर को, ठीक है, एक प्रेसिडेंट को, उनमें वो सारी की सारी क्वालिटीज़ थी अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। और किस पे बिलीव रखते थे वो? लव पे बिलीव रखते थे, पीस पे बिलीव रखते थे, फ्रीडम पे बिलीव रखते थे, इक्वालिटी पे, एकता पे, और ह्यूमैनिटी पे वो बिलीव रखते थे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने थीम समझ लिया अपने चैप्टर का। अब हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है, तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, टफ वर्ड्स के मीनिंग देखने वाले हैं, और क्या क्या मीनिंग है, क्या मोटो है, वो समझने वाले हैं। 10th में डॉन्ड, ब्राइट एंड क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए डॉन्ड का क्या मतलब है। अब डॉन्ड का मीनिंग होता है टाइम बिफोर सनराइज। यहाँ पे देख लीजिए, सूर्योदय होने से पहले का जो टाइम होता है, ठीक है, सनराइज होने से पहले का जो टाइम होता है उसको कहा जाता है डॉन, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग। और ये डेट भी हमें याद रखनी है। 10th में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट आएगी आपके एग्जाम में, 1 मार्कर्स में आ सकती है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वो दिन था जब ये सब कुछ हुआ। तो वो बताते हैं कि 10th मई थी उस दिन, ठीक है। सबसे पहले वो हमें बता रहे हैं जो सेरेमनी के बारे में, जब वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो जो सेरेमनी हुई थी और किस जगह पे हुई थी, तो सबसे पहले वो हमें इस बारे में बताएंगे। 10th में dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब यहाँ पे वो बताते हैं कि 10th मई का वो दिन था, ठीक है, 10 मई का वो दिन था। कब कौन सा टाइम था वो? डॉन्ड का टाइम था, मतलब अर्ली मॉर्निंग था, सनराइज से पहले का वो टाइम था। और यहाँ पे बिसाइंड, इसका मतलब क्या होता है? बिसाइंड का मतलब है सराउंडेड बाय पीपल, इसका मीनिंग है सराउंडेड बाय पीपल। वो बताते हैं कि अर्ली मॉर्निंग का वो टाइम था, 10th मई का वो दिन था, और वो डिग्निटरीज जो रिस्पेक्टेड जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों से, डिग्निटरीज जो बड़े बड़े से जो अथॉरिटीज़ हैं, उन लोगों से क्या थे? सराउंडेड थे। और
क्या कर रहे थे, वो इनॉग्रेशन से पहले जो सेरेमनी थी उसकी इनॉग्रेशन से पहले वो उनको रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। जो बड़े बड़े लीडर्स आ रहे थे वो अटेंशन पे कर रहे थे, उनको रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। किनको? हमारे नेल्सन मंडेला हैं उनको। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो अब वो ये भी बोलते हैं साथ के साथ कि जो साउथ अफ्रीकन सॉइल थी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका की जो ज़मीन थी, पहली बार अभी तक इतिहास में ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी सेरेमनी, इतनी बड़ी गैदरिंग, मतलब गैदरिंग का मतलब क्या होता है, लोग जो इकट्ठा होते हैं ना, गैदर होते हैं साथ में, एक पूरा का पूरा ग्रुप गैदर होता है। तो इतनी बड़ी पहली बार अभी तक की गैदरिंग होने वाली थी, ऐसा इतिहास में पहली बार होने वाला था। वो ये चीज़ हमारे साथ में शेयर करते हैं। Now see, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं, वेन्यू बताते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कहाँ पे वो सेरेमनी हुई थी, कहाँ पे वो कंडक्ट हुई थी। तो ये उन्होंने जगह बताई है कि सैंडस्टोन एम्फीथिएटर था, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, जहाँ पे ये जो सेरेमनी थी, ये इनॉग्रेशन की जो सेरेमनी थी, ये कंडक्ट हुई थी। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यहाँ पे हुई थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी। Now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि फॉर डिकेड्स मतलब 10 साल तक, ठीक है, ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, मतलब बैक टू बैक 10 ईयर्स, 10 साल तक, उससे पहले के भी, मतलब पूरे इतिहास में इतने टाइम तक जो कि पूरा का पूरा ये जो जगह बताई है एम्फी थिएटर, यहाँ पे किसकी सेरेमनी होती थी, वाइट सुप्रेमेसी, मतलब जो वाइट लीडर्स थे, ठीक है, उस टाइम पे, और जो वाइट स्किन पीपल थे, केवल उन्हीं को यहाँ पे राइट था यहाँ पे प्रेजेंट होने का, यहाँ की सेरेमनीज अटेंड करने का। तो वो बताते हैं कि ये जगह इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ कि ये जगह किसके लिए असाइन थी, किसको दी गई थी, और कौन यहाँ पे हक जमाता था, किनका यहाँ पे हक था, तो वो थे वाइट स्किन पीपल। लेकिन इतने टाइम बाद रेनबो गैदरिंग किसे कहा गया कि एवरी कलर, पीपल ऑफ एवरी कलर एवरी रेस, मतलब सारे कलर के, ब्लैक स्किन पीपल, ठीक है, वाइट स्किन पीपल। आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि सब तरीके के रेनबो गैदरिंग, मतलब सब तरीके के लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और किसके लिए वो लोग इकट्ठा थे, किसके लिए इतनी बड़ी गैदरिंग हुई थी, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, मतलब जो डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसका क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है, गवर्नमेंट बाय पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल। नॉन रेशियल, वही हो गया, नॉन रेशियल गवर्नमेंट की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जो कलर के डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से फ्री, सब लोगों के लिए एकदम इक्वली जो गवर्नमेंट थी वो थी नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे वो बताया गया है। नाउ सी, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़नानी। अब यहाँ वो क्या बताते हैं, अब आगे जैसे जैसे वो सेरेमनी आगे बढ़ रही थी, तो वहाँ पे तब क्या हो रहा था उस बारे में हमें यहाँ पे बताया जाएगा कि लवली ऑटम डे था। अब ऑटम डे आपको सब पता है, उस टाइम पे वहाँ पे क्या हो रहा होगा। ऑटम डे मतलब पतझड़ होता है, जब पेड़ों में से पत्ते झड़ते हैं ना, तो वो क्या टाइम होता है, ऑटम का टाइम होता है। तो ऑटम डे था लवली, और वो बताते हैं कि मेरे को साथ देने के लिए, अकम्पनीड का क्या मतलब होता है, टू कंपनी, यहाँ देख लीजिए, टू कंपनी, उनके साथ में एज अ कंपनी कौन थी, उनकी डॉटर, जिसका क्या नेम है, ज़नानी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। ऑन द पोडियम, पोडियम का क्या मतलब है, स्टेज, स्टेज पे उनके साथ में, उनका साथ देने के लिए, उनके साथ में उनको अकम्पनी करने के लिए उनकी जो डॉटर थी ज़नानी उनके साथ में थी। मिस्टर दे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। अब ये नेम भी याद रखिए, मिस्टर दे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। तो सबसे पहले स्वॉर्न का क्या मतलब होता है, टू टेक ओथ, ठीक है, प्लेज लेना। तो सबसे पहले जिन्होंने ओथ लिया, किसने लिया, मिस्टर दे क्लर्क फर्स्ट
स्वॉन, उन्होंने सबसे पहले प्लेज लिया, किन्होंने, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो। देन सेकेंडली थेबो मेल्बिकी, ये नाम भी याद रखिए, थेबो मेल्बिकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन है, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब इसके बाद में, इन दोनों के बाद में किन की टर्न थी, नेल्सन मंडेला जी की टर्न थी प्लेज लेने के लिए। व्हेन इट वाज माय टर्न, ठीक है, अब उनकी टर्न आई। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब वो बताते हैं कि अब मैंने प्लेज लिया, और उन्होंने क्या प्लेज लिया कि मैं खुद को डेडिकेट करता हूँ। डिवोट का क्या मीनिंग हुआ, टू डेडिकेट, सी, टू डेडिकेट, वो बोलते हैं कि मैं डेडिकेट करता हूँ खुद को अपनी कंट्री के लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए, सबके साथ में इक्वली व्यवहार करने के लिए, सबके लिए एक जैसे रूल्स बनाने के लिए, ठीक है, और सबकी वेलबींग मतलब सबकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सबकी वेलबिंग यहाँ पे। और वेलबिंग का मतलब केवल आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए नहीं है, जो मेंटल हेल्थ है, मतलब कोई भी किसी तरीके से सफ़र ना करे, जैसे कि अपार्थाइड सिस्टम जब चल रहा था तब लोग कर रहे थे। तो मैं उन लोगों की वेलबींग के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने आप को डेडिकेट करता हूँ रिपब्लिक और एंड इट्स पीपल, अपनी रिपब्लिक, अपने नेशन के लिए और उनके लोगों के लिए, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी अब वो बता रहे हैं, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, जो जितने भी गेस्ट वहाँ पे असेंबल थे और जितने भी गेस्ट उनको देख रहे थे, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अ प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड द होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब ग्लोरी का क्या मतलब है, शोभा, ग्लोरी का मतलब है शोभा, शोभा, ठीक है, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो अब वो बोलते हैं कि इतने सालों तक, मतलब ये एक शोभा का, ये एक ग्लोरी का मौका है सब लोगों के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कि इतने सालों तक, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन से उनका क्या मतलब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कि इतने सालों तक जो लोग अत्याचार सहते आ रहे थे, जो लोग सफ़र करते आ रहे थे, मतलब जो हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, भेदभाव हो रहा था कलर के बेसिस पे। उनको इतना ज़्यादा, जो लोग ब्लैक स्किन पीपल थे उनको वाइट स्किन जो पीपल थे वहाँ पे उस टाइम पे इतना ब्रूटली और इतना गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनको राइट्स नहीं दिए जाते थे इक्वली, और उनको कुछ समझा नहीं जाता था। तो सोसाइटी में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के बाद में, इस तरीके के व्यवहार के बाद में जो हो रहा था, अब फाइनली, ठीक है, इस तरीके का मौका है जिसपे ह्यूमैनिटी, जिसपे इंसानियत, हम लोग सब प्राउड फील करेंगे, ठीक है, कि अब सब एक तरह हैं, एक समान हैं और सब फ्री हैं, ठीक है। तो सब एक पेज पे हैं, अब सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और सबके लिए जो लॉज होंगे वो सेम होंगे और सब एक समान होंगे। तो सोसाइटी में वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये जो चीज़ थी, ह्यूमन डिजास्टर था, लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे टाइम तक चला, अब सोसाइटी उससे फ्री हो चुकी है। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन इस तरीके की सोसाइटी का होना ज़रूरी था जिसपे पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड फील करे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, ठीक है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अब वो क्या बोलते हैं कि हम जो कि आउटलॉज थे, आउटलॉज का मतलब क्या होता है कि हम जिन्हें अलग अलग, आउटलॉज मतलब कंट्री में जिन लोगों को अलग अलग रखा जाता था हमेशा, हर किसी भी डिसीजन से, किसी भी राइट से, उन लोगों को हमेशा अलग अलग रखा जाता था, ठीक है। अब फाइनली उनको क्या मिला है, प्रिविलेज। प्रिविलेज का क्या मतलब है, सौभाग्य। उनको पहली बार इतने टाइम में जाके सौभाग्य मिला है उनको वो प्रिविलेज मिला है, राइट मिला है, उनको वो सौभाग्य मिला है कि अब वो फाइनली अपनी कंट्री को अपनी ज़मीन पे अधिकार के साथ में उसको होस्ट करें, ठीक है, उसमें स्टेप ले आगे और शामिल हों, ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन। पोजेशन का क्या मतलब होता है, टू ओन समथिंग, जैसा कि आप सबको पता होगा कि किसी चीज़ पे अधिकार होना, टू ओन समथिंग, टू हैव अ ओन, टू हैव अ राइट एंड टू हैव ऑल योर राइट ऑन समथिंग, ठीक है।
इसका मतलब होता है पोजीशन। सो वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया है कि अब इंटरनेशनल गेस्ट को वो वेलकम करते हैं कि जो हक से, ठीक है, ओन करते हुए किसी चीज़ को, हमारी कंट्री को, वो अपना राइट शो करें, अपनी जो जिम्मेदारी है वो शो करें, किसकी तरफ, अपनी कंट्री की तरफ, जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी की तरफ, जो विक्ट्री हमने आज हासिल करी है उसकी तरफ अपना जो पोजीशन है वो शो करें। ठीक है, ऐसा उनका कहना है अभी तक। नाउ सी, we have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and discrimination. अब वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमने फाइनली क्या अचीव कर लिया। अचीव का मतलब क्या होता है कि हमने फाइनली क्या हासिल कर लिए, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब अधिकार। इमेंसिपेशन का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल अधिकार हमें अब जाके मिल चुका है फाइनली। ठीक है, हम सब प्लेज लेते हैं कि हमारे जितने भी कंट्री के लोग हैं, ठीक है, सारे के सारे जो डिज़र्व करते हैं राइट से रहना हमारी कंट्री में, ठीक है, उनको बॉन्डेज से, जो बॉन्डेज है, मतलब जो आप सभी जानते हो कि बॉन्डेज का मतलब जो उनके ऊपर व्यवहार किया जाता था, बॉन्डेज, उनको कैद करके जो थे, उनके फीलिंग्स वगैरह सब, जो कैद में वो लोग रहते थे, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, इतने ज़्यादा लॉस के साथ में, और अलग तरीके से उनसे ट्रीट किया जाता था। तो बॉन्डेज, पॉवर्टी से वो लोग फ्री हों। ठीक है, डिप्रीवेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड, सफ़र करना, किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो, कोई भी अत्याचार या जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उससे सफ़र करने से वो लोग फ्री हों। ठीक है, पीड़ा, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और बाकी के जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे उनके साथ में, कलर के बेसिस पे और उनके जेंडर के बेसिस पे, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे, तो सबसे अब फाइनली हमने वो चीज़ अचीव कर ली है कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमें अधिकार मिल चुका है और हम इन सब चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, और हम आगे भी अपने इन लोगों को, हमारी कंट्री के लोगों को इन सब चीज़ों से फ्री रखें। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अचीव कर लिया है हमारा इमेंसिपेशन। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि हम अपने लोगों को कंटिन्यूइंग जो चलती आ रही थी पॉवर्टी, ठीक है, बॉन्डेज, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों से फ्री करते हैं। इन सब से फ्री करने का मैं खुद भी प्लेज लेता हूँ और हम सब प्लेज लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऑपरेशन का क्या मैंने मतलब बताया था, अत्याचार, कि अब आगे कभी भी हमारी कंट्री और हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो इस तरीके का अत्याचार कभी भी नहीं सहेंगे। ठीक है, कभी भी वो नहीं सहेंगे। मैं इस चीज़ का प्लेज लेता हूँ कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर लोग अत्याचार नहीं करेंगे। ठीक है, अपने जो लोग हैं कंट्री के, उनको ऐसा दुश्मन की तरह नहीं देखेंगे कि जो एक ही सेम, आप देखिए ना कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक स्किन पीपल है, वाइट स्किन पीपल है, वो एक ही ज़मीन के लोग हैं, लेकिन उनमें आपस में नफरत है। तो वो इस चीज़ को हटाने के लिए वो ये प्लेज ले रहे हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। हाँ, वो कहते हैं कि जो सन है, ठीक है, कभी भी डार्क टाइम वापस से ना आए। ठीक है, जो सूरज है वो कभी भी ना ढले, जो अफ्रीका में जो ये गोल्डन और ग्लोरियस शोभा से भरा हुआ ये जो टाइम आया है, कभी भी वो कभी भी जाए नहीं, वो कभी ख़त्म नहीं हो, उस चीज़ का कभी एंड नहीं हो। गॉड जो है अफ्रीका को ब्लेस करें, ऐसा उनका अभी तक कहना है। नाउ सी, अब यहाँ पे वो क्या बताएंगे, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ मोमेंट बाद में, कुछ समय बाद में किस तरीके से उनको रिस्पेक्ट शो हुई है, क्या प्रदर्शन हुआ है, और किस तरीके से एक बहुत बड़ा सा उनके लिए जो है ना, उनको एक मूवमेंट क्रिएट किया गया है, वो बताया गया है। A few moments later, we all lifted our eyes in an awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union building.
अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि कुछ मूवमेंट बाद, कुछ समय बाद हमने अपनी जब आईज लिफ्ट करी, हमने अपनी आंखें आसमान की ओर लिफ्ट करी, हमने ऊपर की तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि अफ्रीकन जेट्स, जो जेट होते हैं ना, बड़े बड़े से जेट्स, बड़े बड़े से एरोप्लेन्स, उन्होंने एक एरे फॉर्म करा। मतलब वो इतना अच्छा उन्होंने आसमान में प्रदर्शन करा, किसको रिस्पेक्ट शो करी, नेल्सन मंडेला जी को और अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी कंट्री को। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. वो क्या कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा डिस्प्ले, क्या मतलब, डिस्प्ले का क्या मतलब है, प्रदर्शन, कि ये जो बिल्कुल सटीक, ठीक है, पिन पॉइंट का क्या मतलब होता है, सटीक, जो इतना खूबसूरत सा जो प्रेजेंटेशन था, जो इतना सुंदर सा डिस्प्ले था, ठीक है, ये केवल मिलिट्री फोर्स के द्वारा किया गया था, और ये केवल कंट्री के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं था। बट ये क्या शो कर रहा था, लोगों ने केवल ऐसे ही नहीं कर दिया था, ये क्या शो कर रहा था, उनकी लॉयल्टी शो कर रहा था, किसकी ओर, कंट्री की ओर, और जो डिसीजन अभी लिया गया उसकी ओर, ठीक है, जो लॉयल्टी है टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, वो शो कर रहा था। मतलब जो अपनी ईमानदारी थी, ठीक है, वो शो कर रहा था, किसको, अपनी जो डेमोक्रेसी है, अपनी कंट्री है, उसको। ये जो प्रदर्शन हुआ ये शो कर रहा था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड only moments before the highest generals to the South African Defence Force and police their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by. bedecked का क्या मतलब होता है, डेकोरेटेड। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि अब कुछ ही टाइम बाद में जो ऑफिशियल्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जो गेस्ट थे, वो उनको किस चीज़ से सम्मान कर रहे थे, उनको मेडल से और डेकोरेटेड जो चीज़ें थी वहाँ पे आसपास, जो तक खूबसूरत सा प्रदर्शन था, उनको सम्मान दिया जा रहा था, उनको सल्यूट कर रहे थे वहाँ के जितने भी इलेक्टेड, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस की जो फोर्स थी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो सब उनको सम्मान शो कर रहे थे, उनको रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो जेट्स उड़ाए जा रहे थे, ठीक है, इतना खूबसूरत सा जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, जो ट्रूप कैरियर्स हैं, उनके थ्रू जो इतना खूबसूरत सा प्रदर्शन शो हो रहा था, क्या शो कर रहे थे, वो लॉयल्टी शो कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए। अब उनको सम्मान मिलते हुए बताया है कि कैसे मेडल से उनको सल्यूट किया जा रहा था, सब लोग उनको सल्यूट कर रहे थे, और इतना वो जो मूवमेंट था उस टाइम पे वो हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। अब वो क्या बोलते हैं, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब वो क्या बोलते हैं कि जैसे ये लोग अभी मेरे को इतना रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, इतना अच्छे से मेरे को ट्रीट किया जा रहा है, और मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ ये चीज़ सोचते हुए। वो अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं कि अभी जब मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, तब मेरे को इतना रिस्पेक्ट और इतना सम्मान मिल रहा है, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे होता, ठीक है, जब वो अपार्थाइड सिस्टम जो चल रहा था और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, तो उस टाइम पे मेरे को ये लोग इतना सल्यूट नहीं करते, इतना रिस्पेक्ट शो ना करके मेरे को क्या करते, अरेस्ट करते, ये मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल देते। पर फाइनली अ चेवरॉन, अब चेवरॉन का क्या मतलब हुआ, वी शेप, मतलब एक वी शेप पैटर्न, ठीक है, वी शेप पैटर्न था, ये ऐसा पैटर्न था या फिर इस तरीके का आप ले लीजिए, जो प्रॉपर वी शेप पैटर्न था वो बताया गया है यहाँ पे। 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे चेवरॉन किसको बोला गया, वी शेप पैटर्न को, वी शेप्ड पैटर्न। अब फाइनली वो क्या देखते हैं कि आसमान में जो जेट्स हैं जितने भी, उन्होंने उनके जो स्मोक है, जो उनका धुआं जो वो पीछे छोड़ते हुए चलते हैं, तो उससे उन्होंने एक वी शेप, ठीक है, वी शेप का उन्होंने एक पैटर्न फॉर्म करा है। इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, ठीक है, तो दोनों तरह से वो हो सकता है। तो
एक जो इम्पाला जेट्स है उन्होंने एक वी शेप का जो पैटर्न है वो फॉर्म करा है, किससे, स्मोक से। और वो स्मोक कौन से कलर के थे, जो धुआं था वो कौन से कलर का था, ब्लैक कलर का था, रेड कलर का था, ग्रीन कलर का था, ब्लू एंड गोल्ड कलर का था। अब ये तीनों किसके कलर हैं, ये सारे के सारे, सॉरी, ये पांचों किसके कलर हैं, ये न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं। अब ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्स में कि जो न्यू साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग था उसके कौन कौन से कलर्स थे, तो आप बता सकते हो कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर था किसका, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का। नाउ सी, the day was symbolized for me by playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Diastem, the old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despited, they would soon know the words by heart. अब यहाँ पे उन्होंने एंड में क्या बताया है कि अब दोनों ग्रुप्स के, ठीक है, सिंबलाइज फाइनली जब ये सब हुआ तो दो नेशनल एंथम गाई गई, ठीक है। अब नेशनल एंथम दो क्यों गाई गई, क्योंकि उस टाइम पे तो जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनकी अलग नेशनल एंथम थी, ठीक है, और जो वाइट स्किन पीपल थे उनकी अलग नेशनल एंथम थी। तो अब वो बताते हैं कि जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने गाई निकोसी सिकेलिल आई अफ्रीका, और जो ब्लैक स्किन पीपल थे उन्होंने कौन सा सिंग करा नेशनल एंथम, डायस्टेम, ठीक है। तो इन दोनों के भी नेम आपको याद रखने हैं। अब वो क्या बोलते हैं कि दोनों ही ग्रुप्स के, जो दोनों ही ब्लैक स्किन पीपल और जो वाइट स्किन पीपल थे, इनको एक दूसरे की नेशनल एंथम का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे तो इनमें इतनी हेटरेट थी ना कि ये पसंद ही नहीं करते थे, समझना तो दूर की बात है, ये पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन वो चीज़ खुद बोलते हैं कि ऐसा भी ज़रूर होगा कि थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद ये अपने दिल से, इनको एक एक जो वर्ड होगा नेशनल एंथम का अपने दिल से याद होगा और एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिए रिस्पेक्ट होगी, इज्जत होगी, ठीक है, सम्मान होगा बहुत ज़्यादा। तो वो ये चीज़ बोलते हैं। और ये जो आपकी नेशनल एंथम दी गई है इनका आपको नेम ज़रूर से याद रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निकोसी सिकेलिल आई अफ्रीका डायस्टेम, ओके। तो अब यहाँ पे वो जो हिस्ट्री के साथ ही साथ में वो इतने इमोशनल हो जाते हैं जब इतना कुछ होता है। उसके बाद में जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो अब जो हिस्ट्री है, जो पहले का जो टाइम है तब के कुछ मूवमेंट्स याद करेंगे। अब हम देखते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब इस इनॉग्रेशन के दिन मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन से फुल होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना और इमोशंस का एक साथ अफेक्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड ओवरवेल्म्ड, ठीक है। तो वो एकदम से पुराना टाइम जो हिस्ट्री थी वो याद करते हैं। इन दिस फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। अब वो कौन सी वॉर याद करते हैं कि फर्स्ट डिकेड, इतने समय बाद, इतनी सेंचुरी के बाद में जो उस टाइम पे एक एंग्लो वॉर हुई थी, एंग्लो, ये भी आपको याद रखना है, एंग्लो वॉर हुई थी जो कि काफ़ी बिटर थी। और वो कब हुई थी, उनके खुद के बर्थ से पहले भी, ठीक है। और वो किसके अगेंस्ट हुई थी, जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने किसको डोमिनेट किया था, किसको अपने काबू में और किसके ऊपर अत्याचार किया था, वो थे ब्लैक स्किन पीपल। तो सेम वही था कि अपार्थाइड पॉलिसी थी, ठीक है। जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने किसको erected a system of racial domination against the dark skinned people। racial dominance किसके against, dark skinned people के against of their own land, अपनी खुद की लैंड, अपनी खुद की ज़मीन के ऊपर जो white skinned people थे उन्होंने किसके ऊपर अत्याचार करे हैं, जो black skinned people थे उनके ऊपर। इसको क्या कहा गया है, एंग्लो बॉयर वॉर। तो वो ये याद करते हैं कि इतने समय बाद वो ये चीज़ सोच के ओवरवेल्म है, ये चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं कि इतने सालों बाद, इतने समय बाद, ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, ठीक है। The structure they created formed the basis of one the harshest, most inhuman societies the world has ever known। तो वो क्या बताते हैं कि मेरे खुद के बर्थ से पहले जो ये चीज़ हुई, ठीक है, ये जो वॉर इतनी बड़ी हुई,
तो इतना हार्शेस मतलब इतना टफ, इतना क्रूअल, इतना क्रूरता भरा व्यवहार जो हुआ उन लोगों के साथ में, वो याद करते हैं कि पूरा टाइम ये चीज़ याद रहेगी। इनह्यूमन मतलब अमानवीय, ठीक है, सोसाइटी में जो चीज़ हुई, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, कि अभी तक जो वर्ल्ड याद रखेगा इस चीज़ को कि अभी तक का जो सबसे बुरा जो व्यवहार किया गया डार्क स्किन पीपल के साथ में, वो उस चीज़ को याद करते हैं, और जो एंग्लो बॉयर जो वॉर है उसको याद करते हैं। Now see, ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि इतने टाइम बाद, ठीक है, फाइनली, ठीक है, जो लोगों ने टॉर्चर सहा, जो इतना अब 18th सेंचुरी में जाके जो लोगों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर सहा, अब वो क्या बताते हैं पहले तो कि जो एंग्लो बॉयर वॉर है उससे जो कंट्री थी वो कब फ्री हुई थी? 20th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी में जो एंग्लो बॉयर वॉर है वो एंड हुआ था, उसका ये भी आपको याद रखना है। और अब फाइनली 18th सेंचुरी में जाके जो सिस्टम है, जो अपार्थाइड सिस्टम है, वो ओवरटर्न हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से टर्न हो चुका है, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और अब फाइनली जो फ्रीडम है ये किस चीज़ से रिप्लेस हुआ है कि जो सफरिंग मतलब कि पेन, जो पीड़ा है, जो अत्याचार हैं, इन सब से जो रिप्लेस हुआ है वो किस चीज़ से रिप्लेस किया है? रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो राइट्स को रिकॉग्नाइज मतलब राइट्स को, अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को याद रखें, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, और लोगों की आज़ादी, इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को याद रखें, डिस्पाइट ऑफ देयर स्किन कलर मतलब जो उनकी स्किन का कलर है उसके बारे में ना सोचते हो, उसको कंसीडर ना करते हो है, और जो आज़ादी है, जो अपने राइट्स हैं, जो अपने अधिकार हैं, उसको याद रखें, ठीक है। The day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि उससे पहले नेल्सन मंडेला जी से पहले जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी और इतने टाइम बाद ये जो चीज़ हुई, और जो लोगों ने सफ़र किया उनसे पहले जो हीरोज़ थे, ठीक है, जो नेशनल वहाँ के जो नेशनल हीरोज़ थे, जिनके सेक्रीफाइस, जो उनके बलिदान थे, उनको वो याद करेंगे, उन लोगों को वो याद करेंगे। दैट डे हैड फाइनली कम थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, मतलब अनइमेजिनेबल का मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते जिसके बारे में। वैसे सेक्रीफाइस का क्या मतलब है? बलिदान। वैसे बलिदान थाउजेंड ऑफ पीपल, मतलब हज़ारों लोगों के उस बलिदान के बाद उस चीज़ को याद करें कि फाइनली कौन सा दिन आ चुका है, जो प्रेजेंट अभी जो एक ये जो दिन है जब मैं इस चीज़ को विटनेस कर रहा हूँ, ये दिन आ चुका है हज़ारों लोगों के बलिदान देने के बाद। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ठीक है, वो लोग जिनकी पीड़ा, जिन्होंने सफ़र करा, उन्होंने इतना बर्दाश्त करा, उनका करेज मतलब उनकी ब्रेवरी, ठीक है, उनकी हिम्मत, उनकी ब्रेवरी, उनकी समझदारी हम कैसे भी रीपे नहीं कर सकते, मतलब कैसे भी कंपनसेट नहीं कर सकते, कैसे भी उनको वापस पे नहीं कर सकते, कैसे भी उनका जो कर्ज है वो चुका नहीं सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ओन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स। अब इसका क्या मतलब है? पेट्रियट्स का मतलब है देशभक्त, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक सच्चा देशभक्त वो बताते हैं कि इतने लोगों की सफरिंग जो हम कभी भी रीपे नहीं कर सकते, कभी कंपनसेट नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। वही चीज़ सोचते हैं कि मैं जो हूँ अभी इस मुकाम पे इसलिए खड़ा हूँ कि मैं उन लोगों का जो पेट्रियट्स हैं, इन देशभक्त जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, जिन्होंने इस देश के लिए इतने सेक्रीफाइस कर दिए हैं, हज़ारों लोगों की जो जान जा चुकी है, तो मैं उनके बलिदान को शायद से पूरा करने के लिए, उस चीज़ को समअप करने के लिए, उस चीज़ को बराबर करने के लिए ही आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आज इस मुकाम पे मैं हूँ, ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, ठीक है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी दैट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट,
अब वो क्या बोलते हैं कि वो जो लाइन है उसके साथ में जो उन्होंने छोड़ा वो चीज़ वापस से उस लाइन को मैंने स्टार्ट करते हुए मैं इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं कि वो उन लोगों को, जो लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उन लोगों को थैंक यू नहीं बोल पाया, उन लोगों को थैंक नहीं कर पाया। किसके लिए? उनके सेक्रीफाइस के लिए और उनके बलिदान ने जो किया है, उनके बलिदान ने ही तो आज जो हज़ारों लोगों की जान गई और इतनी जो स्ट्रगल हुआ उस सब के बाद ही तो आज ये चीज़ हो रही है। तो वो इस चीज़ को याद कर रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वुंड का क्या मतलब होता है? वुंड का मतलब होता है घाव, बहुत ज़्यादा गहरा घाव। ठीक है, तो the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. Profound का मतलब deep and hurtful. अब वो क्या बोलते हैं कि जो इतने सालों तक जो अत्याचार चला, ठीक है, उसने क्या कर दिया, जो लोग हैं ना वहाँ के कंट्री के, उनके मन पे एक बहुत गहरा सा घाव छोड़ दिया है। ठीक है, जो वुंड है इसका मतलब मैंने बताया कि एक बहुत गहरा सा घाव छोड़ दिया है, जो कि जाते जाते ऐसे नहीं जा सकता, जो कि हमेशा के लिए हो चुका है, जो कि बहुत गहरा है और वो चीज़ लोगों के दिल में है। ठीक है, उन्होंने जो सफ़र करा, जो जिस चीज़ से वो निकले हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। कि जो डीप और इतना ज़्यादा गहरा जो हर्ट है ना, हमें जनरेशंस लग जाएंगे और बहुत लंबा समय लग जाएगा उस चीज़ से उभरने के लिए, उन सब चीज़ों को भुलाने के लिए। बट द decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was what it produced: the Oliver Tambos, the Walter Sislus, the Chief Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subues of our time. और वो यहाँ पे क्या बताते हैं, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब इतने टाइम तक जो ऑपरेशन मतलब जो अत्याचार चला एंड ब्रूटलिटी, जो क्रूरता चली, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर। अब वो किन के नाम बता रहे हैं? जो हीरोज़ हैं उस टाइम के, जिनको अभी तक वो थैंकफुल, जिनके सेक्रीफाइस को वो याद कर रहे थे और जिनके लिए वो थैंकफुल थे और रिग्रेट कर रहे थे कि वो उनको मतलब वो उस समय तक नहीं पहुंच पाया, उनको थैंक यू नहीं बोल पाए। तो वो हीरोज़ कौन थे? ऑलिवर टैम्बोज, ये भी आपको नेम याद रखने हैं, ऑलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सबुक्वेस ऑफ आर टाइम। उनके टाइम के इन लीडर्स को याद कर रहे हैं कि जो घाव हैं जो हमें मिल चुके हैं, ठीक है, जो इतना ब्रूटल, इतना क्रूरता भरा और इतना गंदा जो हम लोगों के साथ में व्यवहार हुआ उस टाइम पे, जो हम इतने लोगों ने बर्दाश्त करा, ठीक है, वो जो घाव हैं वो इतनी जल्दी नहीं भरेंगे, वो हमेशा के लिए हमारे मन पे, हमारे दिल पे छप चुके हैं। उनको सेंचुरीज लग जाएंगी, उनको जनरेशन्स लग जाएंगी उस चीज़ से रिकवर करने में, उस चीज़ से उभरने में। और वो किन को याद करें? कि उन लोगों ने जिन्होंने ये बर्दाश्त किया इतने समय तक, जो अत्याचार था इतने टाइम तक बर्दाश्त करा, और वो बर्दाश्त करते करते उस चीज़ के लिए फ़ाइट करते करते जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो सब कौन है? ये लोग हैं, ये हीरोज़ हैं उस टाइम के, जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने वो चीज़ विटनेस करी, ठीक है, उनके मन पे जो अफेक्ट हुआ उस चीज़ से, और वो फाइट करते करते मर गए, जिनका डेथ हो गई। और वो कौन थे? ट्रू पैट्रियट थे। क्या थे? ट्रू, जो असली के, जो सचमुच के, जो ऐसे फेक नहीं, जो सचमुच के जो देशभक्त थे एक्चुअल में, वो कौन थे? वो ये लोग थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। कि इतने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज के, हिम्मत वाले जो लोग थे, विजडम के, जेनरोसिटी के जो लोग थे, अब इनके जैसा वापस से हमें देखने को कभी ना हो।
Perhaps it required such depths of operation to create such heights of character. अब वो क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अत्याचार, एक लिमिट तक जो अत्याचार उनके ऊपर हुआ वही इस मुकाम तक, मतलब इस चीज़ को वो करता है, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है कि किसी कैरेक्टर का, किसी इंसान का कैरेक्टर उस हद तक डेवलप, इतना अत्याचार ने जो हुआ है उनके साथ में, उसने क्या इतना डेप्थ, मतलब इतना डीप, उस हद तक जो लोगों ने जो उन्होंने अत्याचार सहा, जो उनका कैरेक्टर था ना, वो इसी चीज़ से डेवलप हुआ और उसी चीज़ ने इसको इस्टेब्लिश करा। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character, कि इस हद तक की जो हाइट है, इस हद तक का जो उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो उनका कैरेक्टर है, वो किस वजह से हुआ, उन्होंने क्या रीज़न दिया है कि इतना जो अत्याचार उन्होंने सहा उस वजह से। My country is rich in the mineral and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो जेम्स उन्होंने जिनकी बात करी है, मिनरल्स एंड जेम्स जो कि सॉइल के अंदर है, मतलब जो लोग हैं, जो हीरोज़ जिनकी वो बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे सॉइल और जेम्स, उनका यही मतलब है। और वो बोलते हैं कि एक्चुअल में जो सच में जो ट्रू डायमंड्स हैं, जो सच में जो असली हीरे हैं हमारी कंट्री के, हमारे नेशन के, वो ये लोग हैं जिन्होंने अपनी इतना अत्याचार सह के, इतना स्ट्रगल कर करके जो अपनी जान गंवा दी है, ठीक है, वो इनकी यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे कुछ गलत मत समझना, वो ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने इतना अत्याचार सहा इस वजह से उनका ऐसा कैरेक्टर डेवलप हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बता रहे हैं कि इस हद तक उन्होंने, इस हाइट तक उन्होंने जो अत्याचार है लोगों का वो सहा और इतना जो स्ट्रगल करा है, तभी जाके, मतलब हम उनकी तरह कभी नहीं बन सकते। उनका जो कैरेक्टर है ना, वो सच में देशभक्त कहलाने वाला, उनका वो कैरेक्टर इन सब रीजंस की वजह से है, क्योंकि उन्होंने ये सब किया है, ठीक है। और इसी चीज़ के लिए हम आज उनको इतनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं और इतना ज़्यादा उनके लिए थैंकफुल है, क्योंकि हम उनके बलिदान की इज्जत कर रहे हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि एक्चुअल में जो ट्रू डायमंड्स हैं, जो असली हीरे हैं हमारे जो नेशन है उसके, वो ये लोग हैं। वो कौन है? हमारे जो ट्रू हीरोज़ हैं वो ये लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स। अब ये कौन हो गए? इसका क्या मतलब हो गया? सोल्जर्स। कॉमरेड्स का क्या मीनिंग है? सोल्जर्स। इट इज़ फ्रॉम दीज सोल्जर्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि इन्हीं लोगों से, इन्हीं देश के इन सोल्जर से ही मैंने करेज का, जो हिम्मत है, जो ब्रेवरी है, उसका मतलब सीखा है। इन्हीं से मेरे को समझ में आया है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies। अब यहाँ पे देखिए, डिफाइस का मीनिंग है चुनौती आना, ठीक है। डिफाइस का मीनिंग आपको याद रखना है, चुनौती आना। और यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड चुनौतियों का, रिसाइलेंस का मतलब चुनौतियों का सामना करना, ठीक है। मुश्किल जो टाइम आता है उस चीज़ को फेस करना, उस चीज़ से आगे बढ़कर निकलना, उस चीज़ का सामना करना। अब देखिए कि इतने, वो बोलते हैं कि मैंने अभी तक के जितने भी मैन और वुमेन देखे हैं जिनके ऊपर अटैक्स हुए हैं और जिनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, वो लोग कभी भी ब्रेक नहीं हुए। वो इतने अटैक्स होने के बावजूद भी वापस से खड़े हो गए। उन्होंने उस चीज़ को, जो चुनौतियाँ उनके सामने आती गई, उनसे इतना कुछ सीखा है, ठीक है। दैट द इमेजिनेशन, कि हम जो चीज़ सोच भी नहीं सकते, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस एंड डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो वो क्या बता रहे हैं, जो उन्होंने लर्न करा, जो उनको लेसन मिला, तो वो ये चीज़ बता रहे हैं कि मैंने देखे हैं मैन और वुमेन, इतने सारे आदमी और इतनी सारी औरतें जिन्होंने इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी ब्रेवरी, करेज के साथ में उस चीज़ का सामना करा है। उनके सामने जितनी भी चुनौतियाँ आई है उस चीज़ का सामना करा है, उनको फेस करा है। तो उन लोगों से मैंने ये चीज़ सीखी है। वो ये चीज़ बोलते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता, इतना कुछ उन्होंने बर्दाश्त करा है, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम सब लोग। तो उस चीज़ के लिए वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इतना कुछ उन्होंने बर्दाश्त करा है, उनसे उन्होंने ये जो चीज़ है ये सीखा है। क्या सीखा है? करेज सीखा है। और एक्चुअल जो उनको लेसन मिला है वो ये मिला है कि असली इंसान वो नहीं है, असली इंसान जो करेजियस इंसान है वो नहीं है जो डरता ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डर तो सबको लगता है, सबको फेयर लगता है, सबको डर लगता है, सब अफ्रेड फील करते हैं, ठीक है। एक्चुअल इंसान वो है जो उस डर को ओवर पार करे, कॉन्कर करे। यहाँ पे दिया गया है, द ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक ब्रेव मैन वो नहीं है
है जो अफ्रेड फील नहीं करे। ब्रेव मैन कौन है? जो उस डर को कॉन्कर करे, उस डर के ऊपर जीत हासिल करे, उस डर को पीछे छोड़ के उसके ऊपर जीत हासिल करे और आगे बढ़े। तो एक्चुअल में जो ब्रेव मैन है वो है। और इन लोगों से जो हमारे इन्होंने बताया गया है, जो उस टाइम के जो उनके साउथ अफ्रीकन जो हीरोज थे उनके बारे में जो बात हुई है, तो उन्होंने ये सब सीखा है। नाउ सी, no one is born hating another person because of the color of his skin, of his background, of his religion. People must learn to hate, and if they learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. अब यहाँ पे वो अपना एक थॉट शेयर कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला, ठीक है, वो अपना एक थॉट शेयर कर रहे हैं, वो अपनी सोच शेयर कर रहे हैं, और आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल है, कितना सही उन्होंने एक वो रीज़न दिया है कि कोई भी बचपन से ही तो नफ़रत नहीं सीख के पैदा होता। जब बच्चा पैदा होता है तो वो जैसे जैसे इस वर्ल्ड में ग्रो करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वो आसपास के एनवायरनमेंट से और जो उसको सिखाया जाता है उन सब चीज़ों से नॉलेज और अपने जो बिहेवियर है वो अपने आप में अटेंड करता है, ठीक है। तो वैसे ही वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो नफ़रत है वो बचपन से पैदाइशी सीखता नहीं है। बचपन से बच्चा पैदा होते ही कोई बचपन से वो चीज़ें नहीं सीखता, अपने आप में नफ़रत नहीं सीखता, वो टाइम के साथ में सीखता है, आसपास की चीज़ें देखते हुए सीखता है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे नफ़रत सीख सकता है तो वो लव करना भी सीख सकता है, ठीक है। और किसी को भी ये चीज़ नहीं है कि कोई इंसान अगर नफ़रत कर रहा है तो बिकॉज ऑफ द कलर, स्किन, हिज बैकग्राउंड, हिज रिलीजन। आप सोचिए कि कोई पैदा होते ही तो किसी को रिलीजन के लिए या उनके स्किन कलर के लिए या बैकग्राउंड के लिए नफ़रत करना तो नहीं सीखेगा ना, वो इस वर्ल्ड में आके ही सीखेगा। तो अगर इस वर्ल्ड में आके उसने नफ़रत करना सीखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्यार करना भी सीख सकता है, वो लव भी सीख सकता है टूवर्ड्स द पीपल एंड टूवर्ड्स द कंट्री, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो एम्पैथी है, एक दया है, जो ह्यूमैनिटी है, वो हर इंसान में है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नेचुरली जो दिल से है वो आती है, नफ़रत आपको सीखनी पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे ज़्यादा नेचुरली आप क्या सीख सकते हो? लव सीख सकते हो, दैट इज़ completely opposite of hate. Even in the grimmest times in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. ठीक है, ग्लिमर क्या होता है? एक शाइन, एक हल्का सा एक एक लाइट, रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ शाइन, ठीक है, आप कह सकते हो। तो जब वो बता रहे हैं कि जब मैं प्रिजन में, जब मैं जेल में था, ठीक है, मेरे सोल्जर्स थे और जो भी था कि जब हमें लिमिट्स तक, एक हाइट तक हमें पुश कर दिया जाता था, जब अत्याचार इतना बढ़ जाता था, जब सफरिंग इतनी बढ़ जाती थी, तब भी किसी एक सोल्जर में वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी की, एक दया की, एक एम्पैथी की झलक उनको दिखती थी, ठीक है, इन वन ऑफ द गार्ड्स, किसी एक गार्ड में दिखती थी। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished. तो अब क्या वो बोलते हैं कि जब वो जेल में थे, जब वो प्रिजन में थे, तो उनके साथ में जो होता था, जो उनके साथ में ऑपरेशन होता था, और एक लिमिट तक उनको पुश कर दिया जाता था, लेकिन तब भी उनके सोल्जर्स इतना सहने के बाद भी तब भी उनको कहीं ना कहीं किसी गार्ड में एक रे ऑफ लाइट, एक हल्की सी ह्यूमैनिटी की झलक तो दिखी जाती थी। और वो बताते हैं कि बस उसी चीज़ ने मेरे को अश्योर किया, मुझे रीअश्योर करा और मेरे को आगे बढ़ते हुए रखा, ठीक है। मैं उसी चीज़ के सहारे आगे बढ़ता हुआ रहा कि नहीं, सबके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत तो अभी भी है, ठीक है। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, कि इंसान के अंदर की जो गुडनेस है वो एक फ्लेम की तरह है कि जो कि कभी भी छुप सकती है, एक टाइम के लिए वो हिडन हो सकती है, छुप सकती है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऐसा वो कहते हैं हमसे, In life, every man has twin obligations to his family, to his parents. अब obligations को आप ले लीजिए as a duty. To his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country, in a civil and a human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में एटलीस्ट
दो ड्यूटी तो होती है एटलीस्ट। क्या मतलब जो प्रॉपर जो एक इंसान होता है उसकी दो ड्यूटी होती है, एक तो टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड टुवर्ड्स हिज फैमिली। अब फैमिली में कौन कौन आ गया, फैमिली में आ गया वाइफ, टुवर्ड्स वाइफ, ठीक है, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और एक ड्यूटी होती है अपनी कंट्री के लोगों के लिए, अपने नेशन के लिए। तो बताते हैं कि हर इंसान की लाइफ में दो ड्यूटी होती हैं, टुवर्ड्स फैमिली एंड टुवर्ड्स कंट्री, ठीक है। और हर इंसान जो दूसरी कंट्री का है वो ये जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी कर सकता है साथ के साथ में। लेकिन वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी को फ्रीली नहीं रहने दिया जाता, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, इतना ज़्यादा आइसोलेटेड रखा जाता है। अगर आप चूज़ करना चाहो ना अपनी फैमिली को, तब भी आप वो चीज़ नहीं कर सकते। आपको आइसोलेटेड मतलब देश से हट के, यहाँ पे एक वर्ड आएगा आइसोलेटेड, सी, आइसोलेटेड रखा जाता है, अपनी जो कंट्री है उससे हट के बिल्कुल अलग। तो यहाँ पे वो बताया गया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए कि मैं अपनी जो फैमिली है और अपने बच्चे हैं, अपनी वाइफ है, इन सब के प्रति अपना कर्तव्य निभा पाऊँ, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी। अब वो बताते हैं कि अपनी एबिलिटी के हिसाब से हर इंसान ये दोनों ड्यूटीज़ जो हैं अपनी कंट्री में रह के पूरी कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। अब वो बताते हैं कि मेरे जैसे कलर के, मतलब डार्क स्किन, मेरे जैसे ऑफ माई कलर से क्या मतलब है, डार्क स्किन पीपल, कि मेरे जैसे इंसान के लिए साउथ अफ्रीका में रहते हुए ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों ड्यूटी साथ में फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। जैसा कि मैंने बताया कि जो मैन वो जो चाहता था कि दो ड्यूटी साथ में फुलफिल कर सके, तो वो उनकी तरह जो ब्लैक स्किन पीपल है उनके लिए वो चीज़ सोचना या करना पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, वो ये चीज़ सोच भी नहीं सकते थे, उनको आइसोलेटेड बिल्कुल अलग रख दिया जाता था। और ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का यहाँ पे क्या मीनिंग है, नॉट हैपन टू लिव फ्रीली, नॉट अलाउिंग टू लिव फ्रीली। तो वही कहा गया है कि इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, ठीक है, एंड हिज home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो इंसान सोचे ना कि वो अपनी कंट्री के टूवर्ड्स ड्यूटी निभा ले या फैमिली के साथ में वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। उस इंसान को अलग रखा जाता था, ठीक है, फ्रीली नहीं रहने दिया जाता था, एज अ सीक्रेट रखा जाता था, सबसे हटके, सबसे आइसोलेटेड। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी कि जो दो ऑब्लिगेशंस हैं, जो दो ड्यूटीज़ हैं, वो ये चीज़ साथ में पूरी कर पाएँ। मतलब और ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, तो फैमिली के साथ में वो ड्यूटी एक साथ में वो चीज़ चलना, वो चीज़ पूरी करना पॉसिबल ही नहीं था। तो वो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। तो बोलते हैं कि in a beginning, ठीक है, स्टार्टिंग में ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी कि मैं मेरे लिए मेरे जो कंट्री के पीपल हैं उनको मैं किन के ऊपर प्रायोरिटाइज करूँगा, उनको मैं किन के ऊपर प्रायोरिटी दूंगा, अपने फैमिली के ऊपर प्रायोरिटी दूंगा। और टाइम के साथ उन्होंने क्या चीज़ रियलाइज़ करी कि उन चीज़ से हटके, प्रिवेंटेड मतलब, ठीक है, अलाउ नहीं करना किसी चीज़ के लिए, बिल्कुल अलग कर देना, ठीक है, उस चीज़ कोई काम हो उसको नहीं होने देना, उसको होने से प्रिवेंट करना, ठीक है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, की मेरी ड्यूटी मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, मेरे को वो चीज़ फुलफिल करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, किसकी ओर, अपनी फैमिली की ओर, एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर, अ हस्बैंड, और किसकी तरफ, हस्बैंड की तरफ, एज अ फादर एंड अ हस्बैंड। नाउ सी, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे आई कुड नो। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताएंगे नेल्सन मंडेला, हमें बताएंगे वो
कि एज अ चाइल्ड उनके लिए जो फ्रीडम थी, ठीक है, एज अ चाइल्ड उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, फ्रीडम की क्या डेफिनेशन थी। तो जब वो सोचते थे कि जब मैं पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न, मैं कभी भी ये फ्रीडम की भूख के साथ में पैदा नहीं हुआ था, मैं कभी भी ये जो फ्रीडम की भूख है, ये फ्रीडम की आग है, इसके साथ में पैदा नहीं हुआ था। मैं फ्री था, हर तरह से मैं फ्री था। आई वॉज फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, कि मैं जितनी भी वेज, जितने भी तरीके जान चुका हूँ, जितने तरीके मैं जानता हूँ, ठीक है, उनमें मैं फ्री था, मैं आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट ran through my village, free to roast millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, as long as I obeyed my father abided। इसका क्या मतलब होता है, abided का मतलब होता है obeyed। ठीक है, बाय द कस्टम्स ऑफ ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गुड। तो बोलते हैं कि एज अ चाइल्ड मेरे लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, एज अ चाइल्ड उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो अपनी जो हट है, ठीक है, उसके आसपास फ्रीली घूम सकें, अपनी फील्ड्स, मतलब अपने जो खेत हैं, उनकी जो खेत हैं, उनकी फील्ड्स हैं, उसमें फ्रीली घूम सकें, ठीक है, अपनी मॉम के हाथ का खाना खा सकें, अपनी माँ के आसपास रह सकें, फ्रीली कोई स्ट्रीम में, किसी नदी में या किसी वाटर बॉडी में फ्रीली स्विम कर सकें, अपने विलेज में एकदम फ्रीली भाग सकें। तो वो बता रहे हैं कि एज अ चाइल्ड उनके लिए जो फ्रीडम का मतलब था वो ये था, ठीक है, और अपने फादर की अगर वो बात मान लेते थे, किसी चीज़ को ओबे कर लेते थे, तो उनको किसी भी चीज़ से ट्रबल नहीं होता था, कोई लॉ, कोई मैन या कोई गॉड उनको ट्रबल नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे वो एज अ चाइल्ड अपनी फ्रीडम का मतलब बता रहे हैं, ठीक है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, ठीक है, that I began to hunger for it at first was student, I wanted freedom only for myself। अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि अब जैसे जैसे टाइम गया उन्होंने क्या लर्न किया कि ये जो फ्रीडम का उनका एक परसेप्शन था, ये केवल एक इल्यूजन था, ये केवल उनकी एक थिंकिंग थी, ठीक है। जब उन्होंने टाइम के साथ लर्न करा, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी फ्रीडम है वो मेरे से पहले ही ली जा चुकी है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। अब वो बताते हैं कि एज अ स्टूडेंट, ठीक है, एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट, उनको जो फ्रीडम थी केवल वो उनके लिए ही चाहिए थी, किसी और के लिए नहीं, केवल उनके लिए ही चाहिए थी। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। आई Later, as a young man in Johnsonburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या बताते हैं कि एज अ स्टूडेंट उनके लिए क्या फ्रीडम थी, उनके लिए जो ट्रांसिस्टरी उनकी जो फ्रीडम थी वो ये थी कि मैं बाहर रात में घूम सकूं, ठीक है, अपना जो भी मन पड़े वो पढ़ सकूं, जो भी चीज़ें थी ये उनके लिए एज अ फ्रीडम जो थी, एज अ स्टूडेंट उनके लिए जो फ्रीडम थी वो ये थी। और एज अ स्टूडेंट उनको क्या था, फर्स्टली उनको एज अ स्टूडेंट केवल अपने लिए ही फ्रीडम चाहिए थी, उनके लिए जो फ्रीडम का मतलब था वो केवल खुद तक ही था, ठीक है। आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज। Later, as a young man in Johnsonburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not be obstructed in a lawful life। अब वो बताते हैं कि जब एज अ यंग मैन उन्होंने सीखा क्या कि फ्रीडम क्या होती है, कि मैं अर्न कर पाऊँ। अब स्टूडेंट वाली चीज़ तो हटाइए, अब उन्होंने क्या सीखा कि मैं अर्न कर पाऊँ, ठीक है, जो अपनी मर्ज़ी से मैं शादी करूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी से मेरी मैरिज हो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पाऊँ, अपनी जो लॉज से, जो लॉज हैं और जो कंट्री से हट के जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर पाऊँ। तो एज अ मैन उनके लिए ये फ्रीडम थी, उनके लिए जो ऑनरेबल फ्रीडम थी, उन्होंने साथ ही साथ में जो चीज़ें अचीव करी, जो चीज़ें लर्न करी, वो यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। But then I slowly saw not only I was born free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greatest hunger for the freedom of my people। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अभी तक का उनका जो परसेप्शन था एज अ चिल्ड्रन, एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग मैन, तो वो ये सब था। अब वो बताते हैं कि बट देन आई स्लोली सॉ, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या देखा कि मेरे जैसे दिखने वाले हर इंसान,
ठीक है, कोई भी फ्री नहीं है, ना कि सिर्फ मैं फ्री हूँ, मतलब केवल ऐसा नहीं है कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, मेरे जैसा जो हर इंसान दिख रहा है, उससे क्या मतलब है कि जो हर डार्क स्किन पीपल है, जो हर डार्क स्किन का इंसान है, जो हर डार्क कलर का इंसान है, वो कोई भी फ्री नहीं है। और उसी टाइम, ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे वो बताया था कि वही टाइम था जब उनको रियलाइज़ हुआ कि कोई भी फ्री नहीं है। वो टाइम बता रहे हैं कि तब उन्होंने क्या ज्वाइन करा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करा, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। और वो बताते हैं कि यही टाइम था जब जो मेरी हंगर थी फ्री होने की, केवल मेरी खुद की हंगर थी, उससे ज़्यादा जो लोग मेरे साथ थे, जो पीपल थे, उनकी जो फ्री होने की हंगर थी वो मेरे लिए सबसे बड़ी हो गई। मैंने उसको मेरे ऊपर प्रायोरिटाइज़ करा, और जो मेरी खुद की हंगर है, जो मेरी खुद की भूख है फ्रीडम की, उससे ज़्यादा ऊपर मैंने उनकी फ्रीडम को प्रायोरिटाइज। नाउ ही सेज इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द एनिमेटेड माई लाइफ and transformed a frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल्ड सा, जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने एक बहुत बोल्ड सा स्टेटमेंट दिया है। देखिए इस पैराग्राफ में वो बोलते हैं कि 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ, इस पैराग्राफ में वो बोलते हैं कि जो एक इंसान है, ठीक है, उनकी जो डिज़ायर है जो अब बन चुकी थी उनको लोगों को फ्री कराने का, जो उनका इतना डीप जो डिज़ायर बन चुका था, एक उनका मोटो बन चुका था कि उनके जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो ब्लैक स्किन पीपल है, जो बताया है ना उन्होंने कि मेरे जैसे डार्क स्किन जो पीपल, जो मेरे जैसे दिखने वाले जो लोग थे मेरे साथ ही, जो उनको रियलाइज़ हुआ कि केवल मैं ही नहीं बाउंडेड हूँ, मैं ही नहीं फ्री हूँ, केवल मेरे साथ में दिखने वाले जो ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो दिखते हैं, वो भी फ्रीडम उनको नहीं मिल पा रही है, वो भी फ्री नहीं है। तो उनको फ्री करवाने का, उनको डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट से जिए इस कंट्री में, उनके अधिकार दिलवाने का जो उनका एक मोटो बन चुका था, उनका एक पूरा का पूरा डिज़ायर बन चुका था। और वो बताते हैं कि ये सब चीज़ें पहले से ऐसी नहीं थी, ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्रेंडेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इसी डिज़ायर की वजह से एक डरते हुए, एक डर के रहने वाले एक इंसान को, ठीक है, जो कि रूल्स को फॉलो करता था, उस इंसान को एक बोल्ड इंसान बना दिया। और एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मतलब एक सिटीज़न जो कि लॉज को, ठीक है, जो कि कानून को ओबे करता था, उसको क्या बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग मैन, अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, ठीक है। और इसी डिज़ायर ने क्या बना दिया, एक अपने परिवार को प्रेम करने वाले, अपने फैमिली लविंग हस्बैंड को एक मॉन्क की तरह, मतलब मॉन्क का क्या मतलब होता है, अ होली पर्सन विदाउट अ होम दैट फोर्स अ होम लविंग, अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, ठीक है। एक पर्सन जो कि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, उस इंसान को किस चीज़ में टर्न कर दिया, एक विदाउट होम, एक पर्सन जिसका कोई घर नहीं होता उसमें टर्न कर दिया। और एक लाइफ लविंग मतलब अपने आप से प्यार करने वाला, अपनी लाइफ से प्यार करने वाले उस इंसान को किस में टर्न कर दिया, अ होली मैन, मतलब कि एक मॉन्क में। मॉन्क का क्या मतलब है, अ होली पर्सन। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। वर्चुअस का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड्स, कि मैं बहुत ज़्यादा कोई वर्चुअस नहीं हूँ, नो मोर सेक्रीफाइसिंग, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, ठीक है। अब वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाला या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये रियलाइज़ कर चुका हूँ कि मैं जो कुछ मिली जुली सी, जो छोटी सी, जो बस केवल ज़रूरतें हैं जो लाइफ में पूरी हो रही हैं, जिनको हम फ्रीडम का नाम दे रहे हैं, मैं केवल उनके साथ में नहीं जी सकता। और मैं अपने साथ में जो लोगों को देख रहा हूँ जो अपने आप में खुद भी फ्री नहीं है, उनको वैसा नहीं देख सकता। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। Freedom is indivisible. The chains on anyone on my people were the chains on all of them. The chains on all of them, my people were the chains on me. अब वो बताते हैं कि अब मैं देख रहा हूँ ये मेरा जो डिज़ायर है अपने लोगों को फ्री कराने का, तो उनके लिए एक तरीके का ये मोटो बन चुका है। और वो बताते हैं कि जो बाउंडेशन की, रिस्ट्रिक्शंस की, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की ये जो चेन्स हैं जो कि मेरे लोगों के ऊपर है, ये चेन्स अब किस पे बन चुकी है, मेरे पे बन चुकी है, मेरी बाउंडेशन बन चुकी है। ये मतलब जो व्यवहार उनके साथ में हो रहा है वो एक ही मतलब है कि वो व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, और जो व्यवहार मेरे साथ हो रहा है उसका मतलब है कि वो व्यवहार इन लोगों के साथ में हो रहा है।
तो वो यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ ए चैप्टर, ठीक है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अ मैन हु टेकन अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब इस पैराग्राफ में भी उन्होंने एक बहुत बोल्ड सी स्टेटमेंट दी है। वो यहाँ पे बोलते हैं कि जो इंसान अत्याचार कर रहा है और जो इंसान अत्याचार सह रहा है, तो अत्याचार करने वाले को ऐसा लग रहा है कि वो फ्री नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्री है, उसको फ्रीडम मिल चुकी है, लेकिन एक्चुअल में ये है कि वो इंसान भी अपने आप में फ्री नहीं है। वो किस चीज़ में कैद है, उसको हेट्रेड ने, वो किस चीज़ का कैदी है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो हेट्रेड का, वो नफरत का कैदी बन चुका है और वो अपने आप में, वो इंसान जो अत्याचार कर रहा है वो भी फ्री नहीं है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो प्रीजुडिस, ठीक है, और नैरो माइंडनेस मतलब बहुत नीची सोच, नीची सोच। नैरो माइंडनेस का क्या मतलब है, काफ़ी ज़्यादा नीची सोच, और प्रीजुडिस में बहुत ज़्यादा कैद हो चुका है, उनकी सलाखों के पीछे कैद हो चुका है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। वो बताते हैं कि मैं तब भी फ्री नहीं हूँ जब मैं किसी और की फ्रीडम ले लूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मेरे पास में फ्रीडम नहीं है, मैं वैसे फ्री नहीं हूँ, तो सेम वैसे ही अगर मैं किसी और की फ्रीडम भी ले लेता हूँ ना, तो उसको भी मैं फ्री नहीं कहूँगा, मैं तब भी आज़ाद नहीं हूँ, मैं तब भी फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो जो इंसान अत्याचार कर रहा है वो भी अपने आप में फ्री नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन है, काफ़ी ज़्यादा क्रूल है, अपने आप में ब्रूटल है, गलत है, ठीक है। जो व्यवहार वो कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि वो सही है, वो फ्रीडम है उसके पास में, लेकिन नहीं, वो भी बाउंडेड है। और वो किसका बाउंडेड है, वो नैरो माइंडनेस की सलाखों के पीछे है, और उसको नैरो माइंडनेस ने सराउंड कर रखा है, और वो किसका प्रिजनर है, वो हेट्रेड का कैदी बन चुका है।